ये तुम्हारा जो लैंग्वेज है ना, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पहला है तुम्हारा, हिंदी का ही ले रहे हैं हम लोग। भाषा शास्त्रीय आयाम में है तुम्हारा भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियां। ये किसके लिए हम लोग कर रहे हैं? ये जेटेट के लिए कर रहे हैं। जेटेट के लिए जो भी हमारा लैंग्वेज में दो पेपर है ना, एक है हमारा इंग्लिश और दूसरा पेपर क्या हो गया हमारा हिंदी। तो ये हमारा हिंदी वाला पेडागोजी का है। किसका है? पेडागोजी का। तो हिंदी पेडागोजी में हमारा ये है यूनिट वन। क्या है? यूनिट वन। तो उसका आज हम लोग तैयारी करेंगे। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत में कई सारा सिद्धांत है, तो मत सोचो एक ही दिन में सारा सिद्धांत खत्म हो जाएगा। 8-10 सिद्धांत है ना। तो 10 सिद्धांत के आसपास में हम लोग आज एक ही सिद्धांत करेंगे और उससे जुड़ा हुआ कुछ एमसीक्यू कर लेंगे। एक दिन में एक सिद्धांत। तो शिक्षा शास्त्र में शास्त्रीय आयाम, यह हेडिंग हमारा भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियां। तो भाषा शिक्षण शिक्षा शास्त्र का एक जटिल और गतिशील, गतिशील क्यों होता है मालूम है? शब्द अपना रूप बदलता रहता है, इसलिए वह गतिशील हो गया। तो इसका विकास में अनेक सिद्धांत और अनेक विधि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसमें प्रमुख शास्त्रीय आयामों का विवरण है। पहला वाला, जैसे प्रमुख शास्त्रीय सिद्धांत में पहला वाला क्या है? व्याकरण अनुवाद पद्धति। इसको क्या बोलेंगे? व्याकरण क्या बोलेंगे? ग्रामर। अनुवाद को ट्रांसलेशन, पद्धति को मेथड, यानी जीटीएम। क्या बोलेंगे? जीटीएम। क्वेश्चन रहेगा हर एक मेथड से, एक एक मेथड को देख लो। तो आज का पूरा टॉपिक हमारा यही ही है, ग्रामर, ट्रांसलेशन, मेथड। दूसरा मेथड पे हाथ नहीं लगाएंगे, इसी से कर कर इससे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। मच्छर आ रहा होगा। हाँ। देखो यहाँ, तुम लोग इसी में टाइम बर्बाद करो, है ना। तो मूलभूत सिद्धांत क्या? मूलभूत सिद्धांत हमारा नियम क्या है भाई, सॉरी मकसद क्या? भाषा सीखना ना हमारा है। तो मकसद तो हमारा ये है कि भाषा सीखना। तो भाषा सीखने के लिए हमको उसका नियम जानना होगा, यानी व्याकरण को समझना होगा। और व्याकरण और नियम जानेंगे तभी ना उसका हम लोग ग्रंथ का अनुवाद करेंगे। तब ना अरबी में से फारसी में हुआ, फारसी से हिंदी में हुआ, हिंदी से अंग्रेजी में हुआ। और उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मातृभाषा का। तो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमको बदले में क्या मिले? साहित्य मिले पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। और हम लोग अच्छा अच्छा बात को सीखकर अनुशासन को विकसित करें। बोलने सुनने पर कम ध्यान है और मानसिक अनुशासन, लिखने पढ़ने पर ज्यादा ध्यान है। बोलने सुनने पर ठीक है, ट्रांसलेशन में बोलना सुनना वाला पे ध्यान हमारा क्या रहता है? कम रहता है। विशेषता क्या है इसका? जब भी इस मेथड में जाएंगे तो हमको व्याकरण का नियम का विस्तृत व्याख्या मालूम होना चाहिए, तब ना तुम ट्रांसलेशन कर पाओगी। शब्दकोश अच्छा होना चाहिए। अनुवाद का अभ्यास अच्छा होना चाहिए और पाठ्य पुस्तक पर क्या रहेगा? केंद्रित रहेगा। आलोचना क्या है भाई? तुम बैठ कर ट्रांसलेशन करेगी तो किसी से बोलेगी नहीं, किसी से बतियाएगी नहीं। जैसे हम लोग स्पोकन क्लास करते हैं और एक ग्रामर क्लास करते हैं, स्पोकन में बोल के सीख जाता है और ग्रामर में बोलवे नहीं करेगा, कुछ मन ही मन खाली वर्ब एग्रीमेंट करता रहेगा, होता है ना दिक्कत। तो ये आलोचना है कि इसमें संप्रेषण कौशल क्या है? अभाव है। यह आर्टिफिशियल हो जाता है, मैकेनिकल टाइप का हो जाता है। प्राकृतिक भाषा अर्जन क्या होता है बता सकती है? मम्मी का सॉरी, चाईबासा में जन्मा हुआ बच्चा हो सीख लिया प्रकृति से, गिरिडीह वाला खोरठा सीख लिया, उसी को क्या कहेंगे? प्राकृतिक भाषा अर्जन। तो ट्रांसलेशन जो है ना, वह प्राकृतिक भाषा अर्जन नहीं है। तुम अंग्रेजी बोल तो रही है, तो तुम अमेरिका में नहीं ना पैदा हुई हो, यानी तुम ट्रांसलेशन करके सीख रही हो। मच्छर काट ही रहा, ले आ जा। जा, अगरबत्ती काट रहा पूरा। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे अगला वाला में। तो व्याकरण अनुवाद पद्धति यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जीटीएम, है ना। तो यह भाषा शिक्षण की सबसे क्या है? पुरानी है और पारंपरिक विधियों में है। यह मुख्य रूप से 18वीं और 19वीं शताब्दी में क्या आया था, जैसे कि हमारा लैटिन और ग्रीक। ये लोग को जानते हो, पुनर्जागरण का काल हुआ था, तो बड़े बड़े जो धर्म ग्रंथ है ना, जिसमें से भगवान के बारे में जो आडंबर का बात जोड़ा गया था, तो ओरिजिनल धर्म ग्रंथ को ये लोग क्या किया? जला डाला। क्या किया? जला डाला। और ना बहुत सारा आडंबर को लिख दिया। जब पुनर्जागरण हुआ तो बड़े बड़े जो विद्वान हैं वह लैटिन का जो पुराना साहित्य है उसका फिर से अनुवाद किए। अब तब मालूम चला कि नया वाला जो बाइबल ये लोग छापा है वह किससे छापा था? लैटिन भाषा से छापा था। तो लैटिन भाषा में उतना आडंबर नहीं दिया था जितना कि ये लोग बाइबल में लिख दिया है। तो ये कहीं ना कहीं लैटिन भाषा का अनुवाद किया, तभी पुनर्जागरण यूरोप में आया। और लैटिन वाला भी साहित्य को चर्च वाले क्या किए थे? जला डाले थे। वह लैटिन कहाँ मिला था मालूम है? वह लैटिन का अनुवाद अरबी वाले अरबी भाषा में किए थे।
तो अरब लोगों से फिर वापस ये लोग यूरोप वाला लिया। पंखा बंद करो थोड़ा देर के लिए। बंद कर दो पंखा। अरे तो वो अच्छा इसीलिए हमको काटता, सारा धुआं छत छत भेज रही है। यहाँ लगाते बीच में जहाँ परमिला बैठी वहां लगाते। और शीशा लगा दो ताकि उस रूम में ना चल जाए, है ना। हाँ तो हाँ देखना जल मत जाना तुम। अच्छा ठीक है, चले हम लोग कंटिन्यू करते हैं ना। हिलाना हिलाना नहीं है ना। अच्छा तो ये सबसे प्राचीन भाषा में, अब देखो मुख्य विशेषता। तो इसमें हम लोग किस पे जोर देंगे, व्याकरण पर जोर देंगे, सिंपल सा बात है, ज्यादा कुछ करना नहीं इसमें। नियम का स्पष्ट रूप से पढ़ाया जाएगा और क्या किया जाएगा, रटाया जाएगा। अब व्याकरण पे जोर देगा तो तुम नहीं चाहते भी संज्ञा क्रिया वचन काल ये सब का सिस्टमेटिक विश्लेषण करेगी, अध्ययन करेगी। ये हमारा क्या है मुख्य विशेषता, व्याकरण पर जोर। दूसरा क्या तुम्हारा, अनुवाद का केंद्रीय उपकरण। इसमें मेन तुम्हारा काम क्या है, ट्रांसलेशन ही करना है। जो लक्ष्य, अच्छा लक्ष्य भाषा क्या होता है। जैसे तुम हमारे लिए अंग्रेजी कौन सा भाषा है, लक्ष्य भाषा है। टारगेट लैंग्वेज हो गया, क्योंकि वही ना हमारा टारगेट है। तो लक्ष्य भाषा में पढ़ना, और उसको तुम क्या करेगी, मदर टंग में अनुवाद। इससे क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन रहेगा कि तुम्हारा जो ट्रांसलेशन मेथड में लक्ष्य भाषा क्या होता है। तो मदर टंग नहीं होगा, कौन सा होगा, टारगेट, यानी जिस पे हम लोग निशाना लगाए, अंग्रेजी पे निशाना लगाए। और मातृभाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद भी क्या है, सब महत्वपूर्ण अभ्यास है, दोनों होता है हमारा। तीसरा वाला, अच्छा तुमको पता है ये तीसरा क्या नाम है, हेडिंग का क्या नाम है, मुख्य विशेषताएं। कौन सा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। तो तीसरा वाला विशेषता क्या होगा, शब्दावली अध्ययन। बाप रे बहुत काट लिया आज। तुम जब भी ट्रांसलेशन करोगे तो शब्दकोश अच्छा रहेगा तब ना ट्रांसलेशन करोगी। तो शब्द सूची यानी वर्ड लिस्ट इसमें याद करवाई जाती है, जहाँ लक्ष्य भाषा, लक्ष्य भाषा के शब्दों के मातृभाषा में अर्थ दिए जाते हैं। शब्दों का संदर्भ में क्या होता है, उपयोग कम होता है। संदर्भ वही, संदर्भ अलग अलग चीजों का अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, उसे मौत की सजा दी गई। और बोलेंगे कि योर सेंटेंस इज वेरी नाइस, तुम्हारा वाक्य बहुत अच्छा है। तो संदर्भ बदल गया तो अर्थ बदल गया। तो यहाँ क्या लिखा, शब्दों का संदर्भ में उपयोग कम होता है। ट्रांसलेशन वाला में कोशिश करते हैं डबल मीनिंग वाला को इग्नोर करने का। अब चौथा विशेषता क्या, पढ़ना और लिखना प्रमुख है, बोलना यहाँ कम है। पढ़ेगी लिखेगी ट्रांसलेशन करके, बोलेगी कम। रीडिंग और राइटिंग फोकस है इसमें, स्पोकन हमारा फोकस नहीं है। तो साहित्यिक ग्रंथ हो यानी कि उसको पढ़ना और उसका विश्लेषण करना प्राथमिक लक्ष्य होता है। इसमें स्पीकिंग कम होगा, लिसनिंग भी इसमें कम होगा। तो क्या क्या होगा, रीडिंग और राइटिंग ज्यादा होगा। और मातृभाषा का व्यापक इस्तेमाल, क्योंकि तुम ट्रांसलेशन ना कर रही है विदेशी का हिंदी में, या हिंदी का हो में, या हो वाला क्लास जो चलवा रहे हैं उसमें वो लोग ट्रांसलेशन ही ना कर रहे हैं, हो वाला भाषा दिया है उसको ये लोग हो में लिपि में अपना बोल रहे हैं। अच्छा सटीकता, ट्रांसलेशन मेथड में एकदम एक्यूरेसी पे ना फोकस डालेगी। राम आर गोइंग, राम इज गोइंग, तो आर नहीं लगाएंगे, हमको क्या करना है, सटीक रखना है। ये तो हो गया हमारा। अब देखो यहाँ व्याकरणिक नियम और शब्दों के शाब्दिक अनुवाद की अच्छा यहाँ सटीकता, सटीकता होना चाहिए हमारा। फ्लुएंसी होना चाहिए, फ्लुएंसी को बनाए रखोगी ना। और इसमें तुमको एक बुराई क्या है कि रट कर याद करोगे। हाँ इसमें रटन तो होगा, जो कि एनईपी क्या करता है, मना करता है। लेकिन ग्रामर वाला मेथड में तुमको नहीं चाहते तो क्या होगा, रटना पड़ेगा इसमें। अच्छा गलतियों का सुधार, एरर करेक्शन होता है, गलतियों को तुरंत और सख्ती से सुधारा जाता है। ए राम आर गोइंग मत करो, राम सिंगुलर है ना, इज लगाओ। डांटेंगे नहीं हम लोग बच्चे को। हाँ, क्योंकि उनको सीखने में क्या माना गया, बाधक माना गया है। अच्छा उद्देश्य क्या है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, क्या हुआ, हैंग कर रहा क्या। जा देखो हैंग कर गया, ठीक है। रिकॉर्डिंग आधार आ जाएगा। तो कोई एक मिनट कहीं बच ना जाए। तो जल्दी से छोटा छोटा करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग कम हो रहा है कि नहीं इसमें। तो ठीक है, आप यहाँ पे देखो इसको, है ना।
उद्देश्य क्या होता है, यहाँ देखो स्वाति, इधर उधर मत देख। शास्त्रीय ग्रंथ को पढ़ने और उसके साहित्यिक सांस्कृतिक महत्व को समझने की क्षमता इसमें विकसित होती है। उद्देश्य यही है हमारा। पुराने ग्रंथ का हम लोग अनुवाद करते हैं या नया चीज को सीखने के लिए। मानसिक अनुशासन और तार्किक विश्लेषण क्षमता इसमें क्या बढ़ता है, व्याकरणिक नियम का अध्ययन करते हैं। भाषा की संरचना का हमको समझ हो जाता है। और लिखित पाठों का सटीक अनुवाद करने की क्षमता हमको क्या है, विकसित हो जाती है। ये तो फायदा हो गया। नुकसान क्या है तुम्हारा, अप्राकृतिक है। जो चीज तुम प्रकृति से सीखना था तुम रट रट कर सीख रही है। ये क्या है, अननेचुरल है। भाषा अर्जन के प्राकृतिक तरीके क्या कहता है, सुनना और बोलना, लिखना और वो नहीं है। क्या क्या, सुनना और बोलना। अच्छा, रटन प्रणाली, हम लोग रटन को नकारात्मक कहते हैं और इसमें रटन को क्या है, ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। ग्रामर तुमको रटवाएगा। तीसरा, संप्रेषण का भाव, कुछ भी नहीं बतियाएगी, चुपचाप से ट्रांसलेशन करते रहेगी। और ये कैसा, काफी उबाऊ है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा नीरस अभ्यास है, रटंत विधि लेता है इसमें। और मौखिक कौशल की इसमें क्या है, उपेक्षा होता है इसमें, नहीं ना बोलने का मौका मिलता है। और शाब्दिक अनुवाद, देखो भाषा की सांस्कृतिक संदर्भ और भावपूर्ण अभिव्यक्ति को नजरअंदाज करता है। कैसे, सुनो। हम लोग कल केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो हम लोग पढ़ा रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, है ना। तो यहाँ लिखे थे प्रॉपर्टी, यानी कि केमिस्ट्री में उसका क्या होगा, गुण होगा। और उसको ट्रांसलेशन करने दे दिए तो प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ क्या लिख दिया, संपत्ति। क्या लिख दिया, संपत्ति ने लिख दिया। तो यहाँ क्या दिखा कि संदर्भ कुछ और है, उसका भावना होना चाहिए था गुण, तो यहाँ लिख दे रहा है संपत्ति। उसको क्या करता है, नजरअंदाज कर देता है ट्रांसलेशन में डालोगे तो। वह करंट रिलेवेंस, यानी अभी क्या उपयोगी है, इसका क्या उपयोग है भाई। तो देखो, आधुनिक संप्रेषण केंद्रित विधियों में जब वो आया है तब से हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का प्रयोग क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया है। हालांकि इसके कुछ तत्व अभी भी हैं, जैसे अभी भी व्याकरण की स्पष्ट व्याख्या, शब्दावली, शब्दकोश रटवाते हैं, कुछ अभ्यास करवाते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए कोई भी सीबीएसई स्कूल में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को लगभग लगभग खत्म कर दिया है। अब देखना वो लोग नहीं करवाएगा, उतना फोकस नहीं करवाएगा ग्रामर पे। इसका ऐतिहासिक महत्व, कुल मिलाकर सारांश क्या निकला कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन सा विधि है, एक पारंपरिक विधि है जो भाषा को एक नियम आधारित शिक्षा प्रणाली मानता है। और जो भी पाठ है, पठन है, उसका विश्लेषण करके क्या बोलता है, अनुवाद करो, उसी पे वह क्या करता है, जोर देता है। जिससे हमको नुकसान होता है, किसका नुकसान होता है, जो संप्रेषण कौशल है उसका क्या होता है, नुकसान हो जाता है। और इसका संप्रेषण कौशल का हमारे पास में ज्यादा उपयोग नहीं होता है। लेकिन भाषा शिक्षण के इतिहास में इसका अभी भी महत्वपूर्ण स्थान है। समझ में आ गया। अब इसे थोड़ा सा हम लोग कसरत कर लेते हैं। कसरत में देखो, अब यहाँ पे इसको छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे तो सिस्टम मेरा हैंग हो जाएगा, है ना। दिखाई दे रहा तुम लोग को, दिख रहा है ना। ठीक है। व्याकरण अनुवाद पद्धति यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है, यही सही है, साहित्यिक ग्रंथों का अनुवाद करने और व्याकरण नियमों को याद करने पर बल देना। ठीक है। धारा प्रवाह बोलने योग्य, ये वाला तो नहीं होगा। भाषा का प्राकृतिक संदर्भ में अधिगम भी नहीं है, श्रवण और वाचन तो इसमें है ही नहीं है। जीटीएम में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में भाषा सिखाने के लिए किसका सर्वाधिक उपयोग होता है। व्याकरण के पुस्तक और अनुवाद, देखो इसी से क्वेश्चन आएगा। और जो लड़की पढ़ी रहेगी उसके लिए कितना आसान हो गया, जो नहीं पढ़ी रहेगी तो बोलेगी जीटीएम का मतलब क्या है भाई। हाँ, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो नहीं पढ़ी उसको नहीं पता चलेगा, जो पढ़ी वो श्योर शॉर्ट नंबर आ जाएगा। अब वो भी 1 सेकंड में आंसर लाएगी, मैथ का जैसा बनाना नहीं ना रहेगा। अच्छा, डायरेक्ट हम लोग समय बचाने के लिए आंसर पर आ रहे हैं। जीटीएम की मुख्य सीमा क्या है, तो ये छात्रों के मौखिक संचार कौशल को क्या करती है, नजरअंदाज करती है। इसे व्याकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है तो गलत बात है, पूरा व्याकरण ही व्याकरण है। ये छात्र केंद्रित गतिविधि पर आधारित गलत हो गया। छात्रों में रचनात्मकता हटाओ इसको, ये वाला ए हो गया, है ना। मुख्य सीमा हमारा क्या है, यही है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। देखो, संवाद फैसिलिटेटर होगा क्या, संवाद संवाद होता है क्या उसमें, नहीं ना होता है। नियम, यानी ग्रामर का क्या करेगा, नियम बताएगा कि नाउन ये होगा, प्रोनाउन ये होगा। तो नियम को प्रस्तुत करने वाला कहलाएगा नियम प्रस्तोता। और नियम में जहां गलती करोगे वह क्या करेगा, सुधार करेगा। तो ये आंसर नंबर क्या होगा, बी। तो नियम प्रस्तोता का मतलब ग्रामर का नियम प्रस्तुत करने वाला नियम प्रस्तोता हो गया। ठीक है। चौथा के बाद में देखो यहाँ, व्याकरण अनुवाद पद्धति किस भाषा शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है।
तो मनोविज्ञान का अनुवाद सिद्धांत, ये सिंपल सिंपल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया, तो अनुवाद ही ना होगा भाई, अनुवाद ही ना करा रहे हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मातृभाषा यानी कि तुम्हारा लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज। अच्छा, तो लैंग्वेज वन, अच्छा यहाँ L1 क्या होता है, L2 क्या होता है? L1 हमेशा मदर टंग होगा, और L2 जो तुम भाषा अर्जित कर रही है। तो L1 का प्रयोग क्यों? L1 मदर मतलब कि जो तुम्हारा जन्मजात हो गया। लैंग्वेज वन पूछता है, और जो प्रकृति से अर्जन कर रही हो, जैसे तुम्हारा भी हिंदी है तो तुम प्रकृति से सीख रही है, और तुम्हारा मदर टंग हो गया। हम लोग ऐसे खुद से सीख रहे हैं, खोरठा हो गया। और तुम प्रकृति से सीख रहे हो, हिंदी हो गया। वही L1 और L2, और सीटेन में भी वही है, L1 और L2। तो मातृभाषा यानी कि L1 का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमको व्याकरण नियम और अनुवाद को समझाने के लिए अपने ही भाषा में समझाएंगे। ये हो गया हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का विपरीत है? तो कौन सा विपरीत है बताना। डायरेक्ट, वो क्या इसका विपरीत है? क्या लिखा है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का प्रमुख आलोचना है क्या डायरेक्ट मेथड, या मातृभाषा के उपयोग को पूर्णतः क्या करती है, प्रतिबंधित करती है। डायरेक्ट नहीं बोलेगा हिंदी में बात करने। संवाद और आम बोलचाल पर जोर देती है, और भाषा को प्राकृतिक रूप से बिना अनुवाद के सिखाती है। अभी बहुत सारा चीज है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के संदर्भ में सटीकता से क्या तात्पर्य है? तो सटीकता का मतलब कौन सा सटीकता चाहिए हमको, व्याकरण का नियम का ना। और उसका अनुवाद क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध तो नहीं ना चलेगा। तो यही हमारा आंसर बी हो गया। बस इतना ही कर रहे हैं, 8 क्वेश्चन काफी है। अगला वाला ये सब छोड़ देते हैं, बाकी और भी मेथड है, तो बाकी और मेथड अगला बार में करेंगे। तो ये हमारा कौन सा हो गया?